अभी जो टॉपिक हमारे पास पहला है आज का वो है वोल्टामीट्री। वोल्टामीट्री को एक हम डायनेमिक टेक्निक कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये डायनेमिक टेक्निक है। डायनेमिक टेक्निक का मतलब ये है कि इधर पोटेंशियल चेंज होगा। कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जिससे पोटेंशियल चेंज हो रहा होता है। तो ये वो टेक्निक है जिससे आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो आप अप्लाई करोगे इलेक्ट्रोड्स के दरमियान वो चेंज होगा, जब इसको डायनेमिक टेक्निक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो सेटअप है वोल्टामीट्री का वो क्या है। सबसे पहले आपके पास आपका एनालाइट होगा। ठीक है, एनालाइट होगा आपका जिसके अंदर आपको आयंस की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। ये गोल है हमारा। कोई भी आयन हो डजेंट मैटर, हमको कुछ इस तरह का यहाँ पर सेटअप करना है कि जिससे इसकी कंसंट्रेशन मालूम कर लें। एक सेटअप क्या है, पोटेंशियोमीट्री। एक सेटअप है वोल्टामीट्री और एक सेटअप है कंडक्टोमीट्री। तीनों का एक ही पर्पज है कि अननोन आयन, अननोन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना अपने रिस्पेक्टिव आयंस की। ठीक है। तो हमारे पास जो सेटअप होता है वोल्टामीट्री में वो कुछ इस तरीके का होता है। मैं बिल्कुल एक जनरल सेटअप बता रहा हूँ वोल्टामीट्री का। जनरल सेटअप, आपके पास एक इलेक्ट्रोड होता है वर्किंग इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, वर्किंग इलेक्ट्रोड। और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है। और फिर तीसरा इलेक्ट्रोड भी होता है कि जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। तीन इलेक्ट्रोड का सिस्टम होता है ये। इस टेक्निक में तीन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जो तीसरा इलेक्ट्रोड मैंने बनाया ये क्या है, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। कोई मसला, आसान आसान बातें याद, ये नाम याद रखना। अब इनके सारों के फंक्शन भी बता दो। रेफरेंस इलेक्ट्रोड रटा हुआ है, क्या करता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो वोल्टेज को मेजर करता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बगैर आप वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते रिलायबली। ठीक है। तो ये वीडियोस दी हुई हैं, पता होगा। तो ये क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का फंक्शन क्या है, वोल्टेज मेजर करता है ये। ठीक है। इसके बगैर वोल्टेज आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकते कहीं भी। वर्किंग इलेक्ट्रोड क्या है, वर्किंग इलेक्ट्रोड पे सारी केमिस्ट्री होगी। वर्किंग इलेक्ट्रोड नाम से जाहिर है काम करने वाला। जितनी भी केमिस्ट्री होगी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन आ रहे जा रहे फ्रंट का जितना भी काम होगा वो सारा कहाँ होगा, वर्किंग इलेक्ट्रोड पे। और ये जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है ये करंट मेजर करने के लिए है। समझ में आया, आसान आसान था, कोई चीज मुश्किल है नहीं है। ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रोड सिस्टम कनेक्टेड होते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस से। यहां पर हमारे पास दो डिवाइसेस हैं। जो पहली डिवाइस है हमारे पास वो डिवाइस है हमारा पोटेंशियो स्टैट। अब इसको थोड़ा गौर सुनना, पोटेंशियो स्टैट। अब मैंने कहा ना वोल्टेज चेंज करना है, कैसे करोगे चेंज। एक डिवाइस होगी ना कि जो वोल्टेज चेंज करने पे आपको हेल्प कर रही होगी, उसे पोटेंशियो स्टैट कहते हैं। तो वोल्टेज चेंज करोगे तो किस तरीके से करोगे, पोटेंशियो स्टैट। वोल्टेज चेंज हो रहा है तुम्हें पता कैसे चलेगा, वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर से। तो एक पोटेंशियोमीटर भी होगा। ठीक है, दो डिवाइसेस हो गई। वोल्टामीट्री में मैंने कहा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड करंट मेजर कर रहा है, तो फिर एक डिवाइस और भी तो होनी चाहिए जो करंट का बताया आपको, रीडिंग दे करंट की, एम मीटर। तो वहां पे आपके पास एम मीटर भी होगा। तो तीन डिवाइसेस मौजूद हैं। एक डिवाइस से करंट पोटेंशियल चेंज कर रहे हो, एक डिवाइस से पोटेंशियल मेजर कर रहे हो, एक डिवाइस से करंट। अब इन तीनों इलेक्ट्रोड्स को डाला, पोटेंशियल देना शुरू किया, करंट की वैल्यू आना शुरू हो गई, वोल्टेज की वैल्यू आना शुरू हो गई। ग्राफ बनाओगे तो ये जो ग्राफ बनेगा इसको हम कहते हैं वोल्टेमोग्राम। वोल्टेमोग्राम इसको बनाते कैसे हैं, यहां पर आपके पास करंट की वैल्यूज आती है वाई एक्सिस पे, यहां पर आपके पास किसकी वैल्यूज आती हैं, वोल्टेज की। तो पोटेंशियल तुम चेंज तुम्हारे हाथ में तुम चेंज किए जा रहे हो और करंट की वैल्यूज जो आ रही है वो प्लॉट करते जा रहे हो। तो ये इस तरह ग्राफ बनता है कुछ, सिग्मोइड कर्व कहते हैं इसको, सिग्मोइड कर्व। अब इसको स्टडी करेंगे। अब हमने पढ़ना क्या है, ये बेस बन गई, समझ में आ गया करना क्या है। अब जाहिर सी बात है जहां ग्राफ आएगा वहां इक्वेशंस आएंगी, इक्वेशन से कंसंट्रेशन निकलेगी। राइट, समझ में आ रही है। अब कंसंट्रेशन निकालने के लिए जो इक्वेशन आती है उसका नाम क्या है, इल्कोविच इक्वेशन। जो कोर्स में हमारे इल्कोविच, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इल्कोविच इक्वेशन जो पढ़ा रहा हूं वो है चीज मौजूद है रुबीना के कोर्स में। इल्कोविच इक्वेशन ये वो इक्वेशन है कि जो मैं लिख दूंगा अभी, जिससे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन निकालेंगे एनालाइट की। कोई मसला, ये नोट कर लो, इसे नोट करना। अच्छा, अब इससे पहले मैं डिवाइस बनाऊं, यहां पर जरा कुछ चीजें देख लो। रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी भूल जाओ, वोल्टेज मेजर करने के लिए तो है, वहां पर कोई कौन सा काम हो रहा है, वहां पर वो तो नॉन पोलराइजेबल है, वहां तो कोई काम भी नहीं हो रहा जैसे बताया। तो एक मेरे पास यहाँ पर क्या है, वर्किंग इलेक्ट्रोड, यहाँ पर मेरे पास है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड जो करंट मेजर करने के लिए बस। ठीक है। अब क्या है कि जाहिर सी बात है, एक कैथोड है एक एनोड है, राइट।
आयंस हैं, मूव करना चाहेंगे। जब तुम यहाँ पर पोटेंशियल दोगे ना, कोई सा भी पोटेंशियल, वोल्टेज दोगे, जब वोल्टेज देने पर आयंस जो तुम्हारे जिस एनालाइट को तुमने मेजर करना है, जिसकी कंसंट्रेशन, वो मूव करेंगे। इस मूवमेंट को कहते हैं मास ट्रांसफर। तो अभी इससे पहले कि मैं पोलैरोग्राफी पर आऊं, इससे पहले कि वो ग्राफ बने, उस ग्राफ की लेबलिंग करें, देखें कि इल्कुबिच इक्वेशन क्या है, उससे कंसंट्रेशन कैसे निकलती है, ये सब चीज़ें करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करनी है, जिनमें से पहली क्या है, मास ट्रांसफर। ठीक है, मास ट्रांसफर क्या है, तुम्हारे आयंस का, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का मूव करना टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। ये काम 3 वजूहात की बिना पे होता है, 3 कॉजेज हैं। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, करंट। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कह लेते हैं इसको हम। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ पर आयंस मूव कर रहे हैं हमारे एनालाइट में। तो जब हमारे पास आयंस मूव करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं मास ट्रांसफर। ये 3 वजूहात की बिना पे होता है। पहले को हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं माइग्रेशन, एक को कहते हैं डिफ्यूजन, एक को कहते हैं कन्वेक्शन, और एक को कहते हैं माइग्रेशन डिफ्यूजन। ठीक है, सबसे आसान से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कन्वेक्शन। अगर तुम यहां पे अपने इस एनालाइट को मैकेनिकली मूव कराओ, यानी कि स्टिर चमचे से, स्पैचुला से या स्टिर बार से, किसी भी चीज से अगर मूव कराते हो, इसको कन्वेक्शन कहते हैं। एक बार रखना, वोल्टामीट्री हो या पोलैरोग्राफी हो, कोई भी टेक्निक हो, उसके अंदर कन्वेक्शन यानी मूवमेंट करना मैकेनिकली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। कभी भी आप अपने इस बीकर को हल्का सा भी मूव नहीं करोगे। हल्का सा भी मूव होगा तो वो जो ग्राफ है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जो करंट की वोल्टेज की रीडिंग्स आती हैं वो हमेशा अनस्टर्ड सॉल्यूशन पर आएंगी। ठीक है, तो कन्वेक्शन इज नॉट सुटेबल या इज नॉट प्रेजेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफर। इसको तो भूल जाओ, पहले को हमने खत्म कर दिया। दूसरी चीज है इलेक्ट्रिकल फील्ड। पोटेंशियल दे रहे हो, ले नहीं रहे। पोटेंशियोमीट्री में वोल्टेज आता है, वोल्टामीट्री में पोटेंशियल देते हैं। समझ में आ रहा है? पोटेंशियोमीट्री के अंदर जो है मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से क्या होता है, वोल्टेज मिलता है जिसको मेजर करते हैं, तो उस रीडिंग से कंसंट्रेशन निकलती है, वोल्टेज मिलता है। यहां पर तुम क्या कर रहे हो, वोल्टेज दे रहे हो, तो इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे आपके सॉल्यूशन में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आयंस मूव करेंगे अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ, इसको कहते हैं माइग्रेशन करंट। कन्वेक्शन करंट भूल जाओ, कन्वेक्शन करंट तो है ही नहीं मास ट्रांसफर के लिए। हाँ, माइग्रेशनल करंट जो है ये पॉसिबल है, ये मौजूद है। माइग्रेशनल करंट क्या है, वोल्टेज देने पर, वेरिएबल पोटेंशियल दे रहे हैं ना, दे रहे हैं, उस देने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गए ना, कैथोड एनोड, इसकी वजह से जो आयंस मूव कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशनल करंट। हाँ, ये मौजूद है। यानी कि तुम्हारे पास करंट की रीडिंग आ रही है, उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन किसका होगा, माइग्रेशनल करंट का। अब आते हैं डिफ्यूजनल करंट के। डिफ्यूजन करंट क्या है? डिफ्यूजन करंट क्या है कि जब तुम्हारे पास जहां पर लेट सपोज एक जगह पे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, पोटेंशियल दे रहे हो ना, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक जगह पर नहीं होंगे, ऐसा ही है। पोटेंशियल दे रहे हो तो ये होगा। तो क्या होगा कि इस नेगेटिव, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो पॉजिटिव कैटायंस हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, रिड्यूस। तो यहां पर एक रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ये नेगेटिव क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे कैटायंस की तरफ, उसको रिड्यूस करेंगे, और यहां पर हमारे पास एनायंस आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ेंगे इलेक्ट्रोड पे। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ये आयंस मूव करेंगे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन करंट। ये भी मौजूद होगा, राइट। तो यहां हमारे पास क्या है, आई कन्वेंशनल, तुमको पता है ना आई क्या होता है, आई फॉर करंट। आई कन्वेंशनल प्रेजेंट ही नहीं है, आई डिफ्यूजनल, आई डी, ये मौजूद है, और आई माइग्रेशनल करंट, ये भी मौजूद है। ठीक है, माइग्रेशनल करंट, माइग्रेशनल करंट जो होता है, ये करंट करता है आपके जो रीडिंग है उसको पॉल्यूट, आलूदा। सही है? क्यों? माइग्रेशनल करंट हो रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसलिए नहीं हो रहा कि आपके आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम,
हल्की सी भी होगी तब भी माइग्रेशन करंट होगा, ज्यादा होगी तब भी माइग्रेशन करंट होगा। तो माइग्रेशन करंट की वजह से क्या कंसंट्रेशन निकल सकती है? जब कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ही नहीं है माइग्रेशन करंट पर, तो माइग्रेशन करंट कुछ भी हो कंसंट्रेशन का आइडिया दे सकती है। तो इसका मतलब जो माइग्रेशन करंट इंटरफियर कर रहा है हमारी रीडिंग में, उसको क्या होना चाहिए? खत्म, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं हमारा कंसंट्रेशन पर। तो एक ऐसी चीज कि जिसको कंसंट्रेशन पर कोई क्या नहीं है, इफेक्ट है ही नहीं जिसका, अगर वो चीज हमारी फाइनल करंट में मौजूद है तो वो हमारे करंट को क्या कर रही है? पॉल्यूट। हमें ये भी नहीं चाहिए, लेकिन ये है। तो अगर टीचर पूछती हैं कि माइग्रेशनल करंट क्या है, तो क्या बोलोगे? माइग्रेशनल करंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होने वाला मूवमेंट ऑफ आयंस है, और ये माइग्रेशनल करंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। थोड़े से भी होंगे तब भी होगा, ज्यादा होंगे तब भी होगा, और सेम इंटेंसिटी से होगा। तो ये जो करंट है ये हमारी फाइनल रीडिंग को खराब कर रहा है, तो इसको खत्म होना चाहिए। पीछे पूछें इसको खत्म कैसे करते हैं हम पोलैरोग्राफी में, तो क्या बोलोगे? इसको हम खत्म करते हैं बाय एडिंग सॉल्ट। तो अगर तुमको कोई दे भाई ये रहो बीकर, इसके अंदर डाल दिया एनालाइट, सॉल्यूशन डाल दिया, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो, तो उसकी तुम डायरेक्ट उठाकर पोलैरोग्राफी नहीं करोगे, वोल्टामेट्री नहीं करोगे, बल्कि उसमें क्या डालोगे? पहले सॉल्ट। सॉल्ट डालोगे अच्छा खासा, सॉल्ट सैचुरेट कर दोगे उसको, फिर उसके बाद उसकी वोल्टामेट्री रन करोगे। एक्सेसिव सॉल्ट डालने पर माइग्रेशनल करंट क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि फिर तुमने आयंस डाल दी बहुत सारे, तो जिससे तुम्हारे जो एनालाइट है वो फिर माइग्रेशन करंट में ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो ये इस वजह से हम माइग्रेशन करंट को खत्म करते हैं। इसको याद कर लोगे आराम से, मसला तो नहीं है इस चीज में, ठीक है। माइग्रेशन करंट की फटीग भी खत्म हो गई, कन्वेंशनल करंट भी खत्म हो गई। डिफ्यूजनल करंट यानी अब ये इसको ऐसा करंट होना चाहिए कि जो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट हो। ज्यादा कंसंट्रेशन हो तो ज्यादा आए, कम कंसंट्रेशन हो तो कम आए, और ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होता है। अगर आपके पास ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए या देने के लिए ये आयंस जल्दी जल्दी मूव करेंगे, ज्यादा करंट आएगा। तो डिफ्यूजनल करंट वो करंट है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और यही डिफ्यूजनल करंट इस्तेमाल होगा इल्कोविच इक्वेशन में। तो अगर आई डी लिखा हो कहीं पर, समझ जाना किस चीज की बात हो रही है, डिफ्यूजनल करंट की हो रही है, और वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, ना कन्वेंशनल ना माइग्रेशनल। माइग्रेशन को खत्म कर दिया हमने, कन्वेंशनल होता ही नहीं है, स्टिर नहीं करे तो वो मिलेगा भी नहीं हमें, कोई मसला। ये तीन चीजें समझ। लास्ट कॉन्सेप्ट फिर हम आएंगे पोलैरोग्राफी में, जो कि अप्लाइड वोल्टामेट्री है। ये वोल्टामेट्री है सारी, पोलैरोग्राफी में सारी चीजें इस्तेमाल होंगी। तो पोलैरोग्राफी वोल्टामेट्री में फर्क क्या है? पोलैरोग्राफी इज अप्लाइड वोल्टामेट्री, ठीक है। चलो अब यहां पे आए हैं हम चौथा करंट जिसको हम कहते हैं रेजिड्यूअल करंट। जिसको हम क्या कहते हैं? रेजिड्यूअल करंट। ये सारे करंट तो भाई तब की बात है ना जब वोल्टेज दोगे। जब वोल्टेज दोगे तो ये तीनों चीजें होनी है। वोल्टेज दे ही नहीं रहे, अभी एक्सपेरिमेंट शुरू ही नहीं किया, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड डाला है, करंट आना शुरू हो जाएगा। हालांकि पोटेंशियल नहीं दे रहे, लेकिन करंट आना शुरू हो जाएगा। उस करंट को क्या कहते हैं? रेजिड्यूअल करंट। तुमने नोट किया, मैं ग्राफ दोबारा बना रहा हूं, तुमने नोट किया कि मैंने ग्राफ बनाया करंट का, किसके साथ? वोल्टेज के साथ। तो जब मैंने ग्राफ बनाया, मैंने इसको चिपकाया नहीं वाई एक्सिस का, बिल्कुल जीरो नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले भी करंट की मौजूद होती है। इसको कहते हैं हम क्या? रेजिड्यूअल करंट। ये क्यों होता है? ये होता है चार्जिंग करंट की वजह से। ये बहुत, यहां तक तो कोई मसला नहीं है ना, समझ में आने सारी बातें। अब है चार्जिंग करंट। अब ये चार्जिंग करंट क्या है? हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, यानी इलेक्ट्रोड्स डालोगे, अभी ना वोल्टेज दिया है ना वोल्टेज मिला है, कुछ भी नहीं हुआ, एक एनालाइट लिया और लोहा डाल दिया उसमें, उसके सराउंडिंग में एक लेयर जमा हो जाती है आयंस की। उस लेयर को क्या कहते हैं? हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। ये क्यों जमा हुई? कोई करंट था जिसकी वजह से वो आयंस आए, उसे हम कहते हैं चार्जिंग करंट। इलेक्ट्रोड डालने पर ये काम हो जाता है, भले वो इलेक्ट्रोड पोलराइजेबल हो नॉन पोलराइजेबल हो। कोई भी लोहा मेटल जब किसी सॉल्यूशन में जाता है तो हेल्महोल्ट्ज लेयर आयंस को सराउंड कर लेते हैं, भले कुछ करें ना करें। वोल्टेज दोगे तो फिर रिडॉक्स रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगे, या रिडॉक्स रिएक्शन होंगे तो वोल्टेज मिलेगा, बोथ इज ट्रू। लेकिन वो बात की बात है, सिर्फ लोहा डालने पर एक करंट की वजह से हेल्महोल्ट्ज लेयर आयन सराउंड कर देते हैं, उसको चार्जिंग करंट कहते हैं। तो ये भी इंटरफेयर करता है हमारे इस वोल्ट एम मीटर की रीडिंग में, और इसको अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। हेल्महोल्ट्ज लेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या होती हैं? अनअवॉइडेबल।
वो जब वो होगी ही होगी। तो चार्जिंग करंट की वजह से रेजिडुअल करंट मिलता है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास जो टोटल करंट आ रहा है आई टोटल, वो बराबर है आई डिफ्यूजन प्लस आई चार्जिंग। ये सी कन्वेंशन का नहीं है, ये सी किसका होगा? तो यानी कि अगर नेक्स्ट टाइम आई सी कहीं देखो लिखा हुआ तो वो रेजिडुअल करंट है, वो चार्जिंग करंट है, वो कन्वेंशनल करंट नहीं है। वो तो मैंने पहले ही कर दिया। ये सारी बातें थी। अब तुम लोग रेडी हो पोलैरोग्राफी के लिए, ठीक है? समझ में आया तक? चलो कॉपी कर।